So last topic. Yes, Aman. So last topic is percentage change in resistance when wire is stretched by a small amount. ये था last topic. क्या बोल रहे हो यार? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल अमाउंट, ये कहां से आ गया? ये था last topic. सर आप पूछ रहे थे लिखते हो? नोट्स. हाँ बेटा, हम फ्लक्स पढ़ रहे थे, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। तुम कहाँ पहुंच गए वापस? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच गए? Yes वो sir, तो yes sir. डाउट था एक। Sorry. दैट Yes वाज sir. अ डाउट आज इन द फ्राइडे क्लास, जो मैंने एक्सप्लेन किया था स्ट्रेचिंग करने पे Yes वायर sir. में चेंज इन लेंथ कितना होता है। हाँ, मैंने वो उसके बाद ब्लैंक छोड़ा था, मुझे लगा आप डाउट कर रहे थे इसलिए. क्या हो गया तुमको? 4 चैप्टर पीछे पहुंच गया। ब्लैंक छोड़ा था तो गलती से उसको. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने किया था मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो बी डॉट ए, और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ बी इनटू डी ए। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेक्ट ये किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू अ लूप, लूप विल शो सम current. This was the Faraday experiment, and we discussed different possibilities. Through a closed loop, if magnetic field lines are passing, then there is no current. But when the magnet starts moving either towards the coil or away from the coil, it induces an EMF. और उस EMF की डायरेक्शन हमने डिसाइड की थी बाय यूजिंग लेंज लॉ, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस 10-12 केसेस में डायरेक्शन की थी, है ना? याद है? Yes, very good. If the north pole is coming towards the coil, then coil will become a magnet, of which north pole should be on the side of the magnet. क्योंकि according to Lenz law, the cause is always opposed. Induced current always opposes the cause. North के पास आने से produce हो रहा है, तो वो उसको repel करेगा, और repel करने के लिए it will become north pole only. ठीक है? तो मैग्नेट के साइड से देखेंगे तो करंट कैसी दिखेगी? What is the direction of current from magnet side? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर से दिखेगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में करंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंड दैट इज हाउ वी डिसाइडेड द करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। फैराडे लॉ ये था कि जब भी किसी लूप से, किसी भी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है मींस फ्लक्स पास हो रहा है, एंड व्हेन फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम इट विल इंड्यूस एन ईएमएफ, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज minus times d phi by dt. d phi by dt is the rate of change of magnetic flux with time. Minus sign is because of the Lenz law, because according to Lenz law, the EMF will always oppose the change. If the flux is increasing, it will oppose. If it is decreasing, then it will support the current. ठीक है? अगर n number of turns होंगे तो n से multiply हो जाएगा. That was the induced EMF. Magnetic flux linked with a coil and EMF passing through a coil will become minus n times d phi by dt. Lenz law is based upon which principle? क्या थी? Lenz law is based on which principle? Energy conservation. Absolutely correct. क्योंकि अगर हम मैग्नेट को वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी मैग्नेट को हमने एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी, एंड देयर इज अनदर एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड, दो एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस नहीं होंगी, वन एनर्जी हैज टू डिक्रीज, करेक्ट? और वो कैसे डिक्रीज हो रही है? बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन देयर विल बी अ फोर्स अपोजिट, इस फोर्स की वजह से रिटार्डेशन से वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो शॉर्टकट में हमने सारा रिवाइज कर लिया जो भी लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन में लाइक फ्लक्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, और ये तो है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, एंड एवरेज ईएमएफ विल बी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई इज द टोटल चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा टी इज टोटल टाइम टेकन। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए विल नॉट यूज माइनस साइन, माइनस साइन इज ओनली टू विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल चेंज, करेक्ट? सो सब लिखा हुआ है। आई थिंक लेंज लॉ भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया था, लेंज लॉ एप्लीकेशन भी कर लिए थे लेंज लॉ के। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था फॉर्मूला? बी ए इंटू कॉस थीटा,
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के 3 मेथड हो सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, बाय चेंजिंग एरिया विद टाइम, और बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विद टाइम. सो एनी ऑफ द 3, और उनके कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि दोनों चीजें एक साथ चेंज हो रही हो, एरिया भी चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ, देन आल्सो इट विल बी हैविंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो नेक्स्ट वाला हेडिंग मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. Methods of changing magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi is equal to b into a into cos theta. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा ओनली देन देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड. जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. सपोज सामने हमने कॉइल रख दिया एंड कॉइल इज रोटेटिंग, सॉरी मैग्नेट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. विल देयर बी एनी ईएमएफ चेंज? अगर हम मैग्नेट को घुमाएंगे केवल, magnet is rotated on its axis, will there be any deflection in the galvanometer? Is there any change in magnetic flux? No. Same number of magnetic field lines जितनी पहले थी वो rotate होगा तो भी number of magnetic field lines will be still the same. Flux is there but flux is not changing. If flux is not changing, there will not be any EMF induced with the coil. Right? अब ऐसे बहुत सारे cases में, example if this in this magnetic field, if this ring is rotating, again by the rotation of this ring there is no change in magnetic field, no change in area, no change in angle theta. All three things are same, so flux is constant. Flux is constant means no EMF will be induced. So पहला तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है टाइम के साथ चेंज, या फिर हम एरिया चेंज कर सकते हैं, और वी कैन चेंज. सो फर्स्ट केस इज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम. बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम. मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर चेंज होने लगे then flux will also change, and if flux is changing means there will be an EMF induced. So छोटे example से ले लेते हैं. Suppose there is a magnetic field going into the plane, but this magnetic field is time varying magnetic field. टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा. Magnetic field is changing with time, and because of, so in this time varying magnetic field, इसमें अगर हम कोई भी लूप रख देते हैं, any loop is placed, circular, square, rectangle, any shape of loop is placed, the total magnetic flux passing through that loop will be changing with time. So magnetic flux is B into A, theta is, थीटा कितना है? 0. थीटा हमारी मर्जी है, हम बाहर की तरफ या अंदर की तरफ किधर भी ले सकते हैं. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. बाहर वाला परपेंडिकुलर या अंदर वाला परपेंडिकुलर, कोई भी, इट्स आवर चॉइस. वैसे कौन सा लेते हैं, विच वन? ऑब्जर्वर के साइड वाला. फॉर अस इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जो इस बोर्ड के पीछे खड़ा होगा उसके लिए वो वाला पॉजिटिव. area vector is perpendicularly outwards. So magnetic flux passing through this area at any time t. पहले हमें हर केस में magnetic flux निकालना है. Passing through this loop at a particular time t is phi is equal to b. ये b टाइम का फंक्शन है, ये ब्रैकेट में जो लिखा है just denotes magnetic field. हम अभी थीटा ले लेते हैं 0. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑब्जर्वर डिसाइड करता है. ऑब्जर्वर कहीं भी मान सकते हैं हम, ऊपर या अंदर कहीं पर भी हम अज्यूम कर सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर. ठीक है. phi is equal to b into a into cos theta. Theta is 0. EMF induced is minus of d phi by dt.
बट माइनस साइन हम ऑलरेडी भी डिसाइड कर पाते हैं, माइनस इज फॉर डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमने लेंज लॉ से ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है लास्ट क्लास में। अगर ये फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो, मींस अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज होगी तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? आपने क्लास नहीं अटेंड की है इसलिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन मोर टाइम। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा टाइम के साथ तो इंड्यूस करंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये फील्ड किधर है? एक्सटर्नल वाली इनवर्ड्स। इस कॉइल में करंट, और अगर वो इंक्रीज हो टाइम के साथ, इफ इट इज इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन रिप्रेजेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। फॉर एन एग्जांपल, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्या है? V is increasing, flux is increasing, flux increase हो रहा है तो उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगी। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट किधर होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? अभी है अंदर की तरफ, हमें चाहिए बाहर की तरफ। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सो दे इंड्यूस करंट, इसलिए हम करंट को अलग से ही डिसाइड करेंगे, नॉट विद दैट नेगेटिव साइन। यहाँ पर अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज ओनली द मैग्नीट्यूड, it is d phi by dt, d by dt of b into a, area is constant, into db by dt. So magnetic field changing with time, magnetic field को differentiate करके we can find out EMF as a function of time t. Example, ये समझ गया ना? डायरेक्शन हम अलग से डिसाइड करेंगे बाय दिस माइनस साइन। ये माइनस का मतलब तभी है जब बाहर भी कोई करंट हो, when there is already an external source. समझ गए? ओके। माइनस का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में ना, रेस्पेक्ट में मतलब देयर शुड बी सम अदर एक्सटर्नल सोर्स आल्सो, उसके रेस्पेक्ट में फिर हम इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। व्हेन देयर इज ऑलरेडी एन एडिशनल करंट या इसमें कुछ बैटरी लगी होगी, इंड्यूस वाली बैटरी उसके अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द सिग्नल सिंबल माइनस रिप्रेजेंट, और उस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करता है, राइट? ओके। सो एग्जांपल छोटा सा, सपोज हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया। if magnetic field at any time t is changing as b is equal to b naught e raised to power minus alpha t for the same and a square loop is kept. ये सपोज एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ a एंड मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू, दूसरा कर लो क्योंकि ये तो इंक्रीज हो रही है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग क्योंकि पावर माइनस है। तो दूसरा डायग्राम बना सकते हो आप। इन मैग्नेटिक फील्ड गिवन एज b is equal to b naught e raised to power minus alpha t, where alpha and b naught both are constant. Alpha and b naught are constant, और हम इसमें we'll put a square loop in this magnetic field. The side length of this loop is a. Determine the EMF as a function of time and current as a function of time. So flux, पहला step है flux calculate करना. Flux at any time is b into a into cos theta. B is b naught e raised to power minus alpha t into area into cos theta. Theta is 0. Magnetic flux at any time t is b naught a square e raised to power minus alpha t. इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। E is equal to minus d phi by dt. EMF is minus, EMF induces minus d phi by dt. अब एरिया तो कांस्टेंट ही है, इसको हम बाहर निकालेंगे, एंड डायरेक्शन minus d phi by dt minus b naught is constant, a square is constant, d by dt of e raised to power minus alpha t.
e raised to power minus alpha t का डिफरेंशिएशन क्या थी? डिफरेंशिएशन क्या पूछ लिया है? डिफरेंशिएशन याद है कुछ? क्या होगा इसका डिफरेंस? e raised to power minus alpha t का डिफरेंशिएशन यस और नो? आता है तो आता है। कौन से वाले? इनटू माइनस अल्फा, इसको बोलते थे हम कुछ चेन रूल से डिफरेंशिएट करना। e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला e रेज टू पावर x, और फिर जो भी x की जगह पे नया फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई b नॉट a स्क्वायर e x का डिफरेंशिएशन e x होता है, फिर जिसको हमने x की जगह पे रखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई। तो ये माइनस अल्फा टी विल बी माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस माइनस प्लस अल्फा बी नॉट a स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी। दिस इज द EMF गिवन था वो। if magnetic field is given at time t, ये क्वेश्चन में गिवन है if this is the magnetic field। ये पहला वाला केस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसलिए हमने बी के टर्म्स में तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, EMF इंड्यूस्ड एट टाइम t, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा ना फिर। विद टाइम द EMF इज आल्सो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग। उसको इंक्रीज करने के लिए it will have to produce magnetic field in the same direction, so current should be clockwise। clockwise current तो अंदर की तरफ फील्ड आएगी, अंदर की तरफ फील्ड इस फील्ड को सपोर्ट करेगी, so it will be into the plane। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो, हम इसके एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ EMF, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस EMF, बट तो थोड़ा राइट कर दो कैमरा। ओके तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का पहला तरीका तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें टाइम के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने में बस मैग्नेटिक फील्ड वाले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, एरिया तो बाहर कांस्टेंट ही है। सेकंड, बाय चेंजिंग एरिया विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बट इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एरिया चेंज करें विद टाइम, बाय चेंजिंग एरिया विद टाइम, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हाइपोथेटिकली समझ लेते हैं, कोई हमने एक सर्कल लिया और फॉर सम रीजन मतलब पार्ट से कुछ उसको पकड़ के खींच रहा है, या its radius is increasing with time, the radius of this circular loop is increasing with time, so radius increase हो रही है इसलिए एरिया भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस बार कांस्टेंट है, magnetic field is not changing with time, but since पूछो तो बस L इंटू बी हो जाएगा ये स्क्वायर की जगह। रोटेट हम नहीं कर रहे हैं इसमें कुछ भी, वो थर्ड केस आएगा ना, बी ए और थीटा, उसमें तो हम थीटा चेंज कर रहे हैं ना, एरिया कहाँ चेंज कर रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, तब तो कुछ नहीं है, फिर तो वो तो डिस्कस कर ही चुके ना पिछला केस। तो भी वो कहाँ चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज हो रहा, इवन इफ इट इज रेक्टेंगल। अगर हम परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट
इसको भी घुमा दो, एरिया तो सेम ही है ना, एरिया विल बी सेम अगर ऐसे घुमा रहे हैं, अगर ऐसे परपेंडिकुलर घुमा रहे हैं तो वो थर्ड केस है, बाय चेंजिंग द एंगल थीटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये डिस्कस कर चुके हैं। इफ इट इज चेंजिंग विद पोजीशन तो फर्क नहीं पड़ता, समझ गया ना। इवन इफ इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द टोटल फ्लक्स तो कांस्टेंट ही है, जैसे सपोज इस वायर के पास रख दिया हमने, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही होगी, बट जो भी फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ ही तभी चेंज होगा जब एक करंट चेंज होगी टाइम के साथ, और देन ओनली टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म विद पोजीशन विल नॉट गिव एनी ईएमएफ इन द लूप। वहां डाउट शायद यही था कि वो पोजीशन के साथ तो चेंज हो रही है ना, बट पोजीशन के साथ चेंज होना इज नॉट द कंडीशन फॉर ईएमएफ, इट शुड चेंज विद टाइम। क्लियर हो गया ना अभी? फ्रेंड्स वाला डाउट क्लियर? इसको अगर हम घुमाएंगे तो भी इसकी जो ओवरऑल एरिया है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग इफ इट इज रोटेटेड परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सिस। और अगर हम उसको एक्सिस किसी साइड के अबाउट घुमा रहे हैं तो वो तीसरे केस में करेंगे, दैट इज बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पर फॉर सम रीजन ये बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट हो रहा है, दिस रेडियस इज इंक्रीजिंग विद टाइम एज r is equal to r naught plus alpha t। ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, हम उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जांपल्स ले रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। r is equal to r naught plus alpha t, again r naught and alpha is constant। calculate the EMF as a function of time। तो पहले तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं एट एनी टाइम t एंड देन वी डू द डिफरेंशिएशन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायरेक्शन बता सकते हैं अभी? Khyati, what will be the direction of induced current using the Lenz law without any maths? We have to find what is the direction of what is the direction of induced current here? Anti-clockwise. Why? क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड चाहिए, एंड अपोजिट डायरेक्शन मींस आउट ऑफ द प्लेन, सो इट हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। कॉज, यस, इसमें कॉज क्या है, मतलब फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? पिछले वाले में था मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है जिसकी भी वजह से, यहाँ पे किस लिए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ एरिया इंक्रीज। उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, एरिया तो बढ़ रहा है, कम से कम मैग्नेटिक फील्ड ही कम करेगा वो, राइट? उस रीजन को हमेशा अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो magnetic flux at any time t, and then we differentiate it. Magnetic flux is b into area into cos theta, theta will be 0 again, area becomes, abhi b constant hai so b naught, area is pi r square। EMF induced सिर्फ magnitude wise calculate करेंगे तो EMF induced at any time t will be d phi by dt, d by dt of b naught into pi r square, b naught into pi r square, b naught constant, pi constant, r square का डिफरेंशिएशन क्या थी? r square का डिफरेंशिएशन 2r, अगर नीचे dr होता तो, अभी तो नीचे dt है, फिर ये गलत है, ये तो फ्रेडेज लॉ है, चेन रूल अगेन। हाँ,
अगर नीचे dr होता तो हम ये कर सकते हैं, तो अपना dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड कर देते हैं. दिस इज द चेन रूल. d by dx of x square is 2x, d by dr of r square is 2r. ठीक है. So b नॉट इंटू पाई r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में 2r और एक हमें dr by dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा because of the chain rule, and r is given as r naught plus alpha t, so we will substitute b naught pi, sorry, 2 pi b naught, r is r naught plus alpha t, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे d by dt of r naught plus alpha into t. सेम ही आएगा रिजल्ट, ये आएगा ऑब्वियसली. ओके, चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर करो या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर अलग, तो इसमें पे थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. आर नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, अल्फा टी का अल्फा, सो 2 पाई बी नॉट इनटू अल्फा टाइम्स आर नॉट प्लस अल्फा टी, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड. So if radius is increasing linearly, EMF is also increasing linearly with time. Aryan, यस सर. आज आप ऑफलाइन नहीं आए? सर क्लास थी एक्स्ट्रा 4:30 तक. वेरी नाइस. अब इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है जेई में ऑब्जेक्टिव में related to this topic, if the radius of a loop kept in the magnetic field is as shown in the graph, draw the corresponding EMF time graph. This is another question, JEE 2000. आप म्यूट हो गए. Okay, fine. So radius is as a function of time is as shown in the graph. Draw the corresponding EMF induced versus time. कैसा? What will be the graph of EMF induced? बाकी सब कुछ सेम है. एक सर्कुलर लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है. रेडियस इज चेंजिंग विद टाइम. Yes. So now we can observe the last हमने कैलकुलेशन किया है. When radius is linearly increasing, EMF is also linearly increasing. केवल डिफरेंस क्या हुआ? स्लोप बढ़ गई कुछ, राइट? पहले स्लोप थी अल्फा, अभी स्लोप इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय दिस. सो इट विल स्टिल बी अ लीनियर बट स्लोप थोड़ी ज्यादा होगी. अगर रेडियस लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो EMF भी लीनियरली इंक्रीज होगा. What about the second one? T1 से T2 के बीच में क्या हो रहा है? Between T1 and T2, what will be the EMF induced? सर कुछ नहीं, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है. Radius तो constant है, absolutely. Radius constant है, so it is 0. So T1 to T2 में magnetic field constant थी, radius भी constant है. From T2 to T3, T2 T3 में क्या होगा? तो वो चार ऑप्शन. सर linearly से ज़्यादा बढ़ेगा. ये भी लीनियर ही होगा, लेकिन
will start here or here. It will start from ओके मैं दूसरे ऑप्शन भी बनाता हूँ कि 4 ऑप्शन जो इसमें थे उनकी वजह से ही थोड़ा क्वेश्चन अच्छा सा था. It will start from 0 or it will start from some positive value. बेटा क्वेश्चन समझ गए मैं अभी क्या पूछ रहा. From T2 to T3 will the graph start from 0 or it will start from that position जहां पर T1 पे खत्म हुआ था or some other point. सर 0 से हाँ एक तो क्योंकि EMF 0 हो जाती है ना, आपने तो बोला था कि T1 से T2 तो वहीं से ऊपर जा रहे हैं तो यही मतलब जे में तो कुछ तो what I'm asking is this or this or this. सर मेरे हिसाब से फर्स्ट है B C चौथा मुझे याद नहीं है वैसे ऑप्शन. यस ये 0 पे इसलिए स्टार्ट हो रहा था क्योंकि यहाँ पे रेडियस ही 0 है और रेडियस 0 एरिया 0 का मतलब हो गया एयर बाय dt वहां पर भी 0 ही था. दैट्स व्हाई इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बिगिनिंग. यहाँ पर at T2 there is already some area, some radius is already there और वो चेंज भी हो रही है. एयर बाय dt is there which is some positive constant. अभी जो पीछे कैलकुलेट किया था वो क्या आया था, इसका जो रिजल्ट था इसके पहले that was b naught into pi 2r into dr by dt, right? पहले वाले पोजीशन पे 0 क्यों थी EMF? Because r is 0 not because dr by dt is 0. From at position T2 there is already some positive value of radius, तो ना तो ये 0 है और ना ही dr by dt 0 है because dr by dt is constant alpha. पॉजिटिव वो भी क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव. करेक्ट. सो दैट इज व्हाई ये जो यहाँ पर वैल्यू है वो उतनी ही वैल्यू होगी बिकॉज रेडियस उतनी है जितनी T1 पे थी. द सेम dr by dt is also constant. बाकी तो सब चीजें कांस्टेंट है. सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम वैल्यू. गॉट इट? अमन अंडरस्टूड? एक बार फिर से समझते हैं. फ्लक्स इज b into pi r square. फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके EMF मिलता है. So it comes out to be b into pi into 2r into dr by dt. EMF depends upon the value of radius as well as the rate of change of radius, slope of radius versus radius time graph. At t is equal to 0 because radius was 0, इसीलिए इस 0 होने की वजह से EMF started from 0 ना कि dr by dt 0. ठीक है, dr by dt तो कांस्टेंट है. b naught pi 2r, this is another constant alpha. So ये बाकायदा डिपेंड किस पे कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस वैल्यू. रेडियस लीनियरली इंक्रीज हो रही है इसलिए इंक्रीज हो रहा है. रेडियस कांस्टेंट हो गई तो वहां पर dr by dt becomes 0 in the T1 to T2. The second term is 0. That's why it is 0. अमन? yes sir. हाँ, अब T2 पे जब पहुंच गए तो रेडियस इज ऑलरेडी देयर, some size is already there और dr by t is also positive. So इसकी भी कुछ वैल्यू है और इसकी भी कुछ वैल्यू है. ओवरऑल इट विल नॉट बी 0 और इट इज एग्जैक्टली सेम एज इट वाज एट टाइम T1. तो T1 पे वो जहां पे खत्म हुआ था इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम वैल्यू. ओके चलो वेरी नाइस. ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, लेकिन जब ग्राफ में आता है तो ग्राफ में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है रिलेटिवली.
क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स में ग्राफ में गलती होती है। मैथमेटिकल तो ठीक है, यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट एंड कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट इज एक स्पेशल टाइप का केस होता है, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं उसको, विच कम्स अंडर दिस क्लास ओनली। फर्स्ट तो था मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करना, सेकंड इज एरिया विद टाइम, और एरिया विद टाइम में एक स्पेशल टाइप ऑफ ईएमएफ, we name it motional EMF because by moving some part of the coil or loop we can change area. अगर पूरा लूप एक साथ मूव कर रहा है then flux is constant, जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल किया था, बाहर से लूप जब अंदर आएगा when it is completely inside flux become constant, केवल अंदर जाते टाइम फ्लक्स इंक्रीज होगा और बाहर निकलते टाइम फ्लक्स डिक्रीज होगा। बट सपोज नॉट द होल पार्ट, केवल एक साइड, वन edge or one side is moving, then the area will be increasing. Motional EMF. Motional EMF is when some part of the loop is moving in magnetic field. The EMF developed due to motion. Simple सी बात है. So this is a frame, wire frame. नीचे वाला उस पे एक रॉड है PQ and which is moving with constant velocity kept into a perpendicular uniform magnetic field. The perpendicular magnetic field is V naught, length is L, and as this rod is moving, the area bounded will increase. Area बढ़ता जाएगा, area बढ़ रहा है, so it is the same case by changing area with time. So इसमें साथ साथ हम इसको analysis भी कर लेते हैं. This is also another question. Prove that Lenz's law is based on conservation of energy. उसमें भी हम same diagram से prove करते हैं. So wire frame has zero resistance. And the resistance of this rod PQ is R. Resistance of rod PQ or wire PQ is capital R, and it is moving with resistance, and it is moving with constant velocity. हमें थोड़ा negligible यार खुश रहो, negligible सही है, close to zero, right. When this rod is moving, हमें इसमें EMF निकालना है, हमें force calculate करना है, how much force is required. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा और वो फोर्स इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो इफ यू वांट टू मूव दिस रॉड, व्हाट इज वी हैव टू अप्लाई सम एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स. उस फोर्स की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर हमें ये प्रूव करना है दैट the electrical energy produced is exactly same as work done by that external force or external agent. Clear? अब इसमें ये वर्ड मोशनल EMF है, ये सिर्फ रॉड के लिए. अगर ये नीचे वाला फ्रेम नहीं भी हो, इवन ओनली अ वायर रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो भी उसके एंड के अक्रॉस EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा. ठीक है, हमने जो फिनोमेना पढ़ा था इंडक्शन का, उसमें एक लास्ट लाइन लिखी थी कि अगर लूप क्लोज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बट करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं होगी बिकॉज लूप इज नॉट कंप्लीट. सेम केस, इफ देयर इज ओनली रॉड PQ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड,
एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरा एंड पे नेगेटिव, यानी वन एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल, इट विल डेवलप सम ईएमएफ, बट करंट नहीं होगी, बिकॉज अभी इस केस में करंट भी होगी बिकॉज देयर इज अ लूप कंप्लीटेड। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन और वो सब ठीक है, अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द फ्रेम। फ्रिक्शन वाले भी, बट वो फिर 11th का मैकेनिक्स से क्वेश्चन बन जाएगा, वो हम जी के लिए अलग से करेंगे। इधर उधर फ्रिक्शन एंड ऑल, इसी को वर्टिकल रख देंगे तो नीचे ग्रेविटी भी आ जाएगी, एमजी भी लगेगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल रेल रोड है, रखा हुआ है कहीं पे फिक्स, रेड वन, और उसके ऊपर रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम स्टेप, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, वहां से रेजिस्टेंस करंट कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप, क्लोज लूप एट एनी टाइम t, इट विल बी b into a, so ये डिस्टेंस हम अभी एट एनी टाइम t we consider this as x, so b into area is length into lx. As the rod moves, x is increasing. When x increases, rate of change of that x will be v, because it is moving in constant velocity. So what will be the direction of current, Kati? P to Q or Q to P? Go online. Then what is the direction of current in this rod, from P to Q or Q to P? Lenz law लगा के बताना है. By using Lenz law, what is the direction of current in the rod PQ, induced current? P to Q or Q to P? Yes. Aryan? Very good. Aman? What is the direction of current? Q to P. Q to P? Q to P. Anticlockwise इसलिए Q to P. So Q is positive or P is positive? Which terminal will be positive? Sir, Aman? P होना चाहिए. Current is from Q to P. So which will be at higher potential, Q or P? Oh, sir, Q will be at higher. Which will be at higher potential? Okay, Vineet, which terminal will be at higher potential? सर P to Q. अरे करंट की डायरेक्शन किधर है, वो तो Q to P है। जैसे ये मूव करेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स को कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट चाहिए। फील्ड अपोजिट तभी आएगी जब ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि करंट तो Q से P जा रही है। मेरा क्वेश्चन है Q और P में विच इज एट हायर पोटेंशियल, Q और P? तो इतनी बार पूछ रहे हैं तो कुछ तो लोचा होगा ही। Sir, Q ही होगा. करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाती है, गलत नहीं हुआ फिर? क्या सर? करंट की डायरेक्शन में बोल रहा है Q से P की तरफ है और Q शुड बी एट लो पोटेंशियल। ये भी कुछ लोचा टाइप लग रहा है वैसे तो। करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, तो यहाँ कैसे जा रही जादू से? Q से P में तो जा रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल? क्वाइट ऑब्वियसली हाई टू लो। But inside a battery or inside a cell, what is the direction of current? एक्सटर्नल सर्किट में और बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव. So this moving rod develops an EMF
and behaves like a battery. इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, इस मूविंग रॉड की वजह से एक EMF डेवलप हो गया है which is like a battery only. Understood? Understood? डायरेक्शन Yes, ऑफ EMF नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होता है सेल के अंदर, यहाँ भी कुछ गलत नहीं है, बिकॉज दिस मूविंग रॉड हैज डेवलप्ड एन EMF एंड दिस इज एक्टिंग लाइक अ बैटरी ऑफ दिस सर्किट. बैटरी के अंदर, सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है. EMF और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ EMF इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. करंट तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें बाहर सर्किट में, यानी जब ऑलरेडी देयर इज एन EMF to the external circuit, current always flows from positive to negative terminal, high potential to low potential inside the battery. और इसीलिए बैटरी के अंदर कुछ कुछ होता है. क्या होता है? Chemical reaction, and that chemical reaction causes the energy, and that energy or that work done for a unit charge, it is called as EMF. EMF की definition क्या होती है? The work done by battery in moving a unit charge. तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है. इट्स नॉट स्पॉन्टेनियसली मूविंग बाय इट्स ओन, राइट? तो जब भी EMF की डायरेक्शन बोलेंगे किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. दैट्स द डायरेक्शन ऑफ EMF इन दिस रॉड. जैसे रॉड रुक जाएगी, देयर विल नॉट बी एन EMF बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द रॉड. देयर इज अ मोशनल EMF. और अभी हम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं. डायरेक्शन हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ. करंट है Q से P बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज. इन दिस लूप देयर इज एंटी क्लॉकवाइज करंट, बट इन द रॉड PQ, Q विल बी एट लोअर पोटेंशियल. और इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे आफ्टर दिस. EMF इंड्यूस इज डायरेक्शन तो ऑलरेडी निकाल ली हमने. जस्ट हैव टू कैलकुलेट the d phi by dt, that will become B constant L constant into dx by dt. Dx by dt is V, so it will be B L into V. The magnitude of EMF induced in a rod is BVL या BLV. The moving rod behaves as a battery of EMF BVL. क्लियर? तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में भी ऐसा होता है, इंस्टेड ऑफ बैटरी वहां पे दो वायर लगा देंगे एंड द वायर इज मूविंग. एक बता देते हो बीच में. dx by dt ये क्लास 11 था ना, काइनेमेटिक्स वाला. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. ओके, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसलिए, अदरवाइज जिस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी अकॉर्डिंगली सेम EMF विल आल्सो चेंज. अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाएं तो बैटरी कैसे लगेगी? पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ. और इस बैटरी का जो EMF है दैट इज, तो हम जब बड़े से क्वेश्चन में कई सारी रॉड होती हैं, एक लेफ्ट जा रही है एक राइट जा रही है, दोनों को हटा के उसके EMF के बराबर वहां पर बैटरी लगा देंगे. और जो इस सेल का, सॉरी, जो इस वायर का रेजिस्टेंस है वो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा. समझ गए? अब ये जो EMF इंड्यूस है, ये EMF इंड्यूस हो रहे हैं वैसे तो केवल रॉड में, बट हम क्योंकि अभी तक ये टर्म यूज कर रहे हैं EMF इंड्यूस इन द लूप. इस लूप का EMF से कोई लेना देना नहीं है. अगर अकेले रॉड भी मूव करेगी तो भी उसके टर्मिनल के अक्रॉस सेम EMF विल बी डेवलप्ड. ठीक है, बट कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए? B अंदर है, L प्लेन में है और V इसके परपेंडिकुलर है. व्हेन magnetic field, length and velocity all three are perpendicular to each other, then only EMF induced will be BVL. बाकी वाले केसेस को हम अभी समझेंगे अलग से. there is a general formula also in the form of a scalar triple product. Current I is equal to E by R, that become BLV by R.
induce current in the loop which is anti-clockwise here, जो कि हमने already decide कर रखा है by the Lenz's law. As soon as the current appeared into this rod, it start experiencing a force because of magnetic field. Current carrying wire experiences a magnetic force, जिसका फॉर्मूला था BIL sin theta. Khati, what is the direction of that force? किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वायर पे? जैसे करंट आएगी वैसे फोर्स आ जाएगा, बिकॉज करंट कैरिंग वायर व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स BIL sin theta. उसको पता करने का तरीका क्या था? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स फोर्स के लिए. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नॉट द राइट वन, लेफ्ट. What is the direction of force on this rod PQ? Because of the induced current, because of the magnetic field. Yes. किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा? लेफ्ट. लेफ्ट. गति कैसे दिखाना? टेक योर टाइम, कोई बात नहीं. यस. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड. इनसाइड. करंट है ऊपर, सो थंब इज टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके. अगर नहीं भी लगाना था तो हम लेंज लॉ लगा सकते थे, क्योंकि लेंज लॉ के हिसाब से फोर्स ऐसे ही लगेगा जो अपोज करेगा मोशन को. वेलोसिटी राइट में है, सो फोर्स लेफ्ट में आएगा. ओनली देन एनर्जी विल डिक्रीज. सो देयर विल बी सम फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. Magnetic force will oppose the motion. So magnetic force on this wire will be towards left. And that will be B into I induce into L. PIL theta is 90 degree towards left और opposite to the motion. अगर ये left side rod move कर रही होती तो ये force right side में आता. Substitute the value of current. Force become B square L square P by R. This is the magnetic force. To move the rod with constant velocity, हमें उतना ही बाहर से force लगाना पड़ेगा. External force required is also same, but in opposite direction. So the external force, resistance, capital R is a resistance. अभी तो ये EMF divided by resistance in the current. External force required to move the rod with constant velocity. External force will be equal to, but in opposite direction. So it will be same B square L square V by R, but it will be towards right. Now we also have to prove the law of that Lenz's law is based on conservation of energy. So in this situation we have to verify the amount of energy produced in this circuit is same as the work done. So external agent ने force लगाया. What is the power formula? Power delivered by a force. Huh? By force. 11th का formula. Work energy power वाले chapter. FV. So power delivered by the force, जो external agent ने power delivered by external forces
बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, यानी इतना वर्क डन हुआ है यूनिट टाइम में बाय द फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर? अब जो बोल रहे थे वो बोलो। वी आई और भी थे कुछ, आई स्क्वायर आर। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड will be I square R, so that will be I square times R. Again, if you substitute the value, it is exactly same as B square L square V square by R. So electrical power means electrical energy produced per unit time is same as the work done by external force। यूनिट टाइम में एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क किया है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, विच इज अ प्रूफ दैट इट इज नॉट वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसी में और खतरनाक क्या हो सकता है कि इस वायर का फ्रेम का भी रेजिस्टेंस हो। एज इट मूव्स, जो लेंथ है वायर की वो बढ़ती जाएगी और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसको हमें सॉल्व करके निकलना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ, राइट। करंट विल बी चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स को लिख लेंगे वीटी एंड ठीक है, वो एडवांस के लिए अलग जे के लिए कर सकते हैं। अभी समझ में आ गया ये। अब इस पूरे में से हम फ्रेम को हटा देते हैं। नाउ विल डू द एनालिसिस ऑफ मोशनल ईएमएफ ओनली। एनी मूविंग रॉड, ये तो मोशनल ईएमएफ नहीं पढ़ा अभी हमने। अभी हमने सिर्फ एक सर्किट लेके कुछ magnetic field flux through by using the Faraday's law we have got the value of EMF in this loop, but actually EMF किसमें इंड्यूस हुआ था? only in the rod, बाकी सर्किट का कोई लेना देना EMF से नहीं है, because it completes the circuit, so there is a current, right? Okay, done. So फिर से नहीं, क्यों कनेक्टेड होगी? बैटरी कनेक्ट नहीं है ना, बैटरी नहीं है, जादू है। छोटे बचपन में टॉयज खेले ना वो चाबी वाले, उसमें सेल तो नहीं पड़ते थे, फिर भी लाइट तो जलती थी, समझ गए? उसमें सेम कहानी होती है। पर आप क्या कह रहे थे कि ये PQ acts as a battery? हाँ, जब तक उसको घुमाते रहोगे, मूव करते रहोगे, तब तक उसके अंदर एक EMF है और वो ही सर्किट के लिए बैटरी का काम कर रहा है। दिस मूविंग रॉड PQ इज लाइक अ बैटरी। तीसरा वाला होता है मतलब सेम, थर्ड वाला रोटेशन। दो मैग्नेट लगाना है, एक चाबी लगानी है, एक कॉइल लगाना है, बस। मैग्नेट तो बहुत सस्ता आता है। हाँ राइट, बहुत सस्ता हो गया तो क्या है, एक कॉइल, दो मैग्नेट, एक चाबी। चाबी लगाया, वो कॉइल में स्प्रिंग में एनर्जी होती है, जैसे वो ऊपर होता है वो उसके अंदर रोटेट करता है। बाय रोटेशन फ्लक्स इज चेंजिंग देयर इज EMF, और जब तक वो चलता रहता है तब तक लाइट जलती है, जैसे बंद हो जाता है वैसे लाइट। मैकेनिकल डिवाइस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो अब हम मोशनल EMF को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी all three are perpendicular to each other, like in this case B is going into the plane, L is in the plane, and velocity is perpendicular to the length of the rod. मोशनल EMF को हम यूज भी करते हैं जेट प्लेन्स में, जेट प्लेन में कुछ बैटरी चार्ज करने के लिए। एंड कार तो इतनी हाई स्पीड से नहीं चलती है क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटी है, बहुत कम है, बट हाँ यूजली दी जेट प्लेन्स एंड they develops decent enough potential। अगर हम, हाँ वो तो चार्ज से लग जाएगा बहुत तगड़ा, मोशनल EMF की जरूरत है, इसमें तो स्टैटिक चार्जेस भी होते हैं ना।
फर्स्ट चैप्टर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। लॉगिन करके फर्स्ट चैप्टर में हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ी थी, देन वी डिस्कस दिस। जब प्लेन जाता है एयर के थ्रू फ्रिक्शन से, इट हैज अ वेरी 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 ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन इट। अगर आपने उसको टच कर लिया तो बिल्कुल तय सीधा ऊपर। लैंड करने के बाद थोड़ी देर उसको इसीलिए खड़ा रखते हैं कि वो तब तक चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, और जो नीचे रबर होती है टायर की, दैट इज मेड अप फ्रॉम कंडक्टिंग रबर। स्पेसिफिक रबर होती है। जैसे आपने देखा होगा मिशेलिन एक कंपनी है जिसके टायर आते हैं, तो उसमें वो ये लाइन यूज करते हैं, द सेम मेड ऑफ सेम मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन जेट टायर्स। समझ गए? तो उसके अंदर कुछ कंडक्टिंग मटेरियल मिक्स करके उस रबर को कंडक्टिंग इसीलिए बनाते हैं कि जब अर्थ को टच करे वापस, देन इट शुड बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। तुम्हारी असलियत बाहर आ रही है। ओके, पहले हम मोशनल ईएमएफ का रीजन समझ लेते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मोशनल ईएमएफ? फॉर्मूला तो VL, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, velocity is perpendicular, L is the length, so इसमें मेन चक्कर क्या है? इट हैज टू बी अ कंडक्टिंग रॉड। अगर प्लास्टिक के रॉड को लेके दौड़ोगे तो नहीं होगा, देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस। इट हैज टू बी अ कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होते हैं अंदर? कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये रॉड मूव कर रही है तो क्वाइट ऑब्वियसली इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है। Any charge, when it moves in magnetic field, it experiences a force. इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? What is the direction of force on this? फोर्स करके देखो, चेक कर लो, किसी के सुने पे मत विश्वास करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन तो टुवर्ड्स राइट हो रहा है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो घुमा देंगे अपोजिट, हम इस डाउनवर्ड्स। क्या चेंज होता रहेगा? क्यों टू एंड फ्रो मोशन करेगा भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नॉट SHM। सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको मिडिल फिंगर को अपोजिट में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाया है मैग्नेटिक फील्ड ने वो नीचे की तरफ, एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग ऑन द लोअर एंड। पहले तो न्यूट्रल थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी तरफ डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सो जो अभी हम रॉड ले रहे थे PQ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स Q की तरफ एक्यूमुलेट हो गए, इसलिए Q इज एट लो पोटेंशियल। जैसे किसी भी बैटरी में होता है, वन टर्मिनल इज पॉजिटिवली चार्ज है Q भी। हाँ बेटा, से Q पॉजिटिव चार्ज है। अरे नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द एंड Q, राइट अमन? यस सर, प्लस लग रहा था वो इसलिए। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस ही होगा। सो द रीजन ऑफ मैग्नेटिक रीजन ऑफ मोशनल EMF induced in a moving rod is when rod is moved perpendicular to its length, it develops an EMF because of the force on the electron. लिख लो इसको एक लाइन से, when a conducting rod, मोशनल EMF के अंदर, when a conducting rod is moved perpendicular to its length in external magnetic field, in length, in an external magnetic सर field, एक बार रिपीट कर दीजिए।
When a conducting rod is moved in external magnetic field perpendicular to its length. A potential difference is developed due to force acting on the electrons due to force acting on the electrons present in the rod. अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है तो हमेशा लगता रहेगा. Then why it became a fixed value BLV? तो बढ़ते जाना चाहिए ना. सारे बहुत होते हैं, इतना सा भी मेटल होगी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कॉपर 63 ग्राम भी लोगे. हाँ तो ये एक्स्ट्रा है नहीं, तो अंदर वाले ही है. इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी. करेक्ट. हाँ, बिकॉज ऑफ द चार्ज सेपरेशन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ डेवलप हो जाएगी इनसाइड दिस रॉड. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एंड देयर विल बी अनदर फोर्स डेवलप्ड ऑन द inside the rod on the electron. और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे then the motion of electron will stop. और वो डिसाइड करेगा कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पोटेंशियल डिफरेंस की. समझ गए? Because high potential to low potential there will be a electric field created and that electric field also applies force on the electron opposite to the direction of field. When they both are equal, net force becomes zero, flow of electron stops. So force कितना? QE. magnetic force कितना? Formula Q into V into B. Electric field developed inside the rod is VB and potential difference का formula E into L, E into D. So यहाँ से भी हमने EMF induce का फॉर्मूला डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी धीरे धीरे और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल हो जाएगा देन तो जितना भी EMF है वो स्टॉप हो जाएगा. सो EMF induced is like potential difference. Potential difference is E into R, E into D. So here the length is L, it becomes VL. When all three are perpendicular, इस EMF की डायरेक्शन निकालने के लिए भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, which is for direction of induced current or induced EMF. Fleming's right hand rule. This is used for direction of induced current or induced EMF. सेम जैसे लेफ्ट में किया था वैसे ही. और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, kept perpendicular to each other. थोड़ी सी बस इसमें डायरेक्शन, तो जो फोर फिंगर है इंडेक्स फिंगर, it has to be in the direction of magnetic field
Now thumb should be kept in the direction of motion. जिस भी direction में वो move कर रहा है rod, that should be along the thumb. Then the middle finger gives the direction of induced EMF or induced current. First three fingers of right hand perpendicular to each other. Start with the index finger magnetic field की तरफ. Rotate thumb in the direction of motion of conductor. Then the middle finger gives the direction of EMF, and direction of EMF is always from negative to positive. Index finger magnetic field, thumb towards the motion, then middle finger gives the direction of induced EMF or current. Right? अगर ये अगर ये किसी और velocity से not perpendicular, if it is moving it with some other angle, तो उसके लिए कुछ general formula होता है V cross B dot L, and that we will discuss in next class. Wednesday भी जब आपके doubts होंगे, after that we will start the syllabus. We'll proceed with the syllabus. So send your doubts, bring your doubts, and okay, and then also we will proceed with this topic. Thank you.